अच्छा, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है। अब ये डिसऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस, हमारे पास हीमोस्टेसिस की मैंने बात की कि दो स्टेजेस हैं, एक प्राइमरी हीमोस्टेसिस और एक सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ठीक है। हमारे पास प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या हो रहा था, ये हमारे पास वॉन विलेब्रेंट फैक्टर के साथ हमारे पास ये प्लेटलेट आके बाइंड कर रहा था और एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ बाइंड कर रहा था। ठीक है। किसके थ्रू? ये हमारे पास क्या था, JP 2B 3, JP 1B, ये हमारे पास क्या था, GP 1B, और ये क्या था, GP 2B 3 है। ठीक है। GP 1B GP 2B 3 है, और ये क्या था हमारे पास, फाइब्रिनोजिन। और ये फाइब्रिन को हमने कन्वर्ट करना था किसके अंदर, फाइब्रिन के अंदर। ये जो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में बन रहा था, ये क्या था हमारे पास, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ये सारा प्रोसेस क्या था, प्राइमरी हीमोस्टेसिस, और ये फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ प्राइमरी हीमोस्टेसिस। अच्छा, यूजुअली ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़ इन प्लेटलेट्स, ये हमारे पास प्लेटलेट्स के अंदर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती हैं, डिवाइडेड इनटू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अच्छा, अब प्लेटलेट्स के अंदर मसला है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि नंबर ऑफ प्लेटलेट्स हमारे पास कम हो गए हैं। ठीक है ना। क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव का मतलब है प्लेटलेट्स मौजूद हैं लेकिन उनके अंदर कोई मसला है, डिफेक्टिव प्लेटलेट्स हैं। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के हमारे पास पेशेंट के अंदर क्या शो होता है, हमारे पास म्यूकोसल एंड स्किन ब्लीडिंग होती है। ठीक है। म्यूकोसल ब्लीडिंग के अंदर हमारे पास एपिस्टेक्सिस आ गया। एपिस्टेक्सिस इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब नाक से खून बहना। हीमोप्टेसिस मतलब खांसी करना तो खून निकलना। हीमेटूरिया, यूरिया से याद रखना, यूरन के अंदर खून। उसके बाद मेनोरेजिया। ठीक है। ये मेन से याद रखना है, क्या है, मेंसेस मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। उसके बाद इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग भी हो सकती है सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से। ठीक है। सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या है हमारे पास, लैक ऑफ जो प्लेटलेट्स। ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अच्छा, हमारे पास फिर स्किन ब्लीडिंग हो सकती है, इसके क्या है, हमारे पास पिटिकिया परपोरा एक्कीमोसिस और इजी ब्रोजिंग। ठीक है। ये हमारे पास जो है ना, साइज़ की बेस पे हम लोगों ने ना स्किन के ऊपर डैमेजेस को किया हुआ है कि अगर बहुत छोटा है, ठीक है, कोई ये मतलब अगर धब्बा बहुत छोटा है तो पिटिकिया, थोड़ा सा बड़ा परप्यूरा, फिर एक्कीमोसिस, और बहुत बड़ा तो इजी ब्रोजिंग। ठीक है। इन्होंने 7 साइज़ दिया हुआ है, 1 to 2 मिलीमीटर, ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, और इजी ब्रोजिंग बहुत बड़ा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, आगे देखते हैं। कुछ हमारे पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस है हमारे पास। ठीक है। लेबोरेटरिकल डायग्नोसिस, इसमें हमारे पास प्लेटलेट काउंट है, नॉर्मल कितना है, 140 to 400 किलो पर माइक्रो लीटर। ठीक है। मतलब 150,000 के का मतलब 1000। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 मिनट्स होता है, अगर इससे ज़्यादा है तो कोई मसला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड स्मीयर में क्या, नंबर एंड साइज़ ऑफ प्लेटलेट्स जो है उसका साइज़ और उसका नंबर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी देखते हैं। ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स जो होती हैं ये देखते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स क्या बनाते हैं हमारे पास, प्लेटलेट्स। मेगा कैरियोसाइट्स टूटते हैं ना तो प्लेटलेट्स बनते हैं, मतलब हमारे बोन मैरो के अंदर सेल बनता है जो कि क्या, मेगा कैरियोसाइट। ये जब रिलीज़ होता है ना तो छोटे छोटे टुकड़ों में रिलीज़ होता है, और इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ये अगर इसकी अमाउंट कम हो जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है प्लेटलेट्स की भी अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ना वो डिजीज़ डिस्कस करते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मसला आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वांटिटेटिव, मतलब नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं हमारे पास। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। अब इम्यून का मतलब है कि कोई इम्यूनिटी का मसला है। ठीक है। तो साफ सी बात होगी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारी बॉडी हमारे प्लेटलेट्स के अगेंस्ट क्या बना देती है, इम्यूनोग्लोबिन्स, मतलब एंटीबॉडीज़। हमने क्या कर दिया है, अपने प्लेटलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना दी। प्लेटलेट्स के ऊपर क्या मौजूद है हमारे पास, GP 2B 3 है। ठीक है। GP 2B 3 ये मौजूद है ना,
इसके अगेंस्ट आके हमारे पास क्या है, एक IgG बन गया। क्या बन गया? IgG। अभी IgG क्या, एज मैंने हमेशा बोला हुआ है, इम्यूनोग्लोबिन एक्ट्स एज जैम। तो ये हमारे पास ब्रेड हो गई, ये उसके ऊपर IgG क्या आ गया, जैम आ गया। तो अब जो हमारे पास मैक्रोफेज है, ठीक है, मैक्रोफेज ये क्या करेगा, इसको खा लेगा। स्प्लिनिक मैक्रोफेज ने आके इनको खा लिया। तो प्लेटलेट्स को अगर खा लिया तो प्लेटलेट्स कम नहीं होते जा रहे, प्लेटलेट्स खाए जा रहे हैं तो प्लेटलेट्स कम होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। रीड कर लेते हैं। इम्यून ऑटो इम्यून प्रोडक्शन ऑफ IgG अगेंस्ट प्लेटलेट्स एंटीजन। IgG के एंटीजन GP2B3A के अगेंस्ट हमारे पास क्या बन गया, प्लेटलेट्स के अगेंस्ट IgG। अच्छा, अब ये मोस्ट कॉमन कॉज है किसमें, चिल्ड्रन और अडल्ट में, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ जो हैं ये बनते कहाँ पे हैं, स्प्लीन के अंदर। और मैक्रोफेजेस भी कौन से हैं, स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस। ठीक है, उसके बाद इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक्यूट होती है और क्रॉनिक। ये एक निमोनिक मैंने बनाया हुआ है ACCA। ठीक है, ACCA। अब जो एक्यूट है चिल्ड्रन में, क्रॉनिक है ये एडल्ट्स में है। ठीक है, तो एक्यूट फॉर्म अराइजेज इन चिल्ड्रन वीक्स आफ्टर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया या इम्यूनाइजेशन हुई है। ठीक है, सेल्फ लिमिटेड होते हैं, खुद ब खुद मतलब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद जो क्रॉनिक फॉर्म है हमारे पास एडल्ट्स में होती है ज़्यादातर, मतलब जो बच्चा पैदा करने की एज होती है वुमेन की, उनमें हमारे पास देखी जाती हैं ये। ठीक है, पेशेंट्स। और ये किसी की ना डिज़ीज़ के सेकेंडरी होते हैं, मतलब कोई डिज़ीज़ होती है ऑटो इम्यून, जैसे SLE। ठीक है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। उसके बाद शॉर्ट लिव्ड होता है। और बस इतना ही याद करना। ठीक है, अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स देखें तो हमारे पास डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, ज़ाहिर सी बात है डिक्रीज़ हो गया प्लेटलेट काउंट। उसके बाद 50,000 से मतलब कम हो गया। हमने बात की थी 150 के होना चाहिए, तो ये कितना हो गया, 50 के, लेस दैन 50 के। और जो PT और PTT ये जो होता है ना हमारे पास, मैंने मतलब वैसे एक दफ़ा बताया था कि ये होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के अंदर, अभी नहीं करना। तो ये प्राइमरी का मसला है, तो इसमें ये नॉर्मल रहेगा PT और PTT। ठीक है, ये इफेक्ट नहीं होंगे, कोएगुलेशन फैक्टर्स इफेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि। अच्छा, इंक्रीज हमारे पास क्या है, मेगा कैरियोसाइट्स ऑन बोन मैरो बायोप्सी। क्यों जी मेगा कैरियोसाइट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जिस वक्त हमारे पास प्लेटलेट्स कम हो गए हैं ना बहुत ज़्यादा, तो हमारा बॉडी जो है ना, हमारी बोन मैरो कहता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो प्लेटलेट्स कम क्यों पैदा कर रहा है, ज़्यादा पैदा कर। तो वो मेगा कैरियोसाइट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देते हैं। हालांकि बोन मैरो तो पूरे मेगा कैरियोसाइट्स प्रोड्यूस कर रही थी, वो ज़ाहिर सी बात है वो आगे जाके खाए जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी तादाद कम हो रही है। लेकिन बॉडी को तो नहीं पता, बॉडी जो है वो कहता है बोन मैरो को कि भाई ज़्यादा मेगा कैरियोसाइट्स पैदा कर, इसलिए मेगा कैरियोसाइट्स की तादाद ज़्यादा देखी जाती है। अच्छा, इसके हम लोग डिजीज़ जो है ना इसको कंट्रोल करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं मतलब हमारे पास ये होती हैं एंटी इम्यून। ठीक है, इम्यून डिप्रेसेंट्स होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पास IgG प्रोडक्शन है ये इम्यूनिटी में आती है ना, इम्यून एंटीबॉडीज से हम लोग इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। तो इम्यून सप्रेसेंट्स दे दिए तो मतलब IgG जो है ये कम पैदा हो रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरवेनस IgG दे देते हैं। अब हम लोग इसमें पता है क्या कर रहे हैं, जिस तरह कुत्ते को हड्डी डालते हैं, तो वो अगर कुत्ते के मुंह में हमारी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसे हड्डी फेंक देंगे ताकि वो कुत्ता हड्डी के पास चला जाए, वो इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ दे। ये हम करते हैं। हम ना ब्लड के अंदर ना IG डाल देते हैं। ठीक है, वो इसलिए ताकि जो हमारे पास ये स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस है ना, ये इस वाले IG को छोड़ के इस वाले IG को खाने लग जाए। ठीक है, हमने बाहर से IgG डाल दिए ताकि हमारे पास जो ये मैक्रोफेजेस हैं ये इस IgG को खाने की बजाय इस वाले IgG को खाने लग जाए, जो हमने बाहर से फेंके थे। ठीक है, उसके बाद स्प्लीनेक्टोमी कर सकते हैं। स्प्लीनेक्टोमी का मतलब है स्प्लीन का रिमूवल, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्प्लीन। इससे क्या होगा कि हमारे पास एंटीबॉडीज भी स्प्लीन में बनते हैं, वो भी नहीं बनेंगे। और हमारे पास जो है ना क्या होगा कि मैक्रोफेजेस भी स्प्लीन ही है, मतलब एंटीबॉडी भी स्प्लीन में बन रहे हैं और मैक्रोफेजेस भी स्प्लीनिक है, वो भी नहीं होंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास डिसऑर्डर है मैक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। पहले क्या थी, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। सेकंड क्या है, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया। अच्छा, इसमें हमारे पास ना नाम से पता चल रहा है हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलाइसिस हो रही है। अच्छा, और माइक्रो एंजियोपैथी है, एंजियोपैथी, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, माइक्रो एंजियोपैथी मतलब कोई स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर कोई मसला है जिससे क्या हो रही है, हमारे पास हीमोलिसिस हो रही है। हीमोलाइसिस मतलब ब्लड का टूटना।
हो क्या रहा है, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर ना यहाँ पे समझो हमारे पास ना कोई थ्रोम्बोसिस हो गई है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ से रेड ब्लड सेल गुजर रहा था और वो टूट गया, ठीक है, शिस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया था, एक ब्लड वेसल आ गया था, ठीक है। इसलिए क्या है, ये एक माइक्रो एंजियोपैथी है, मतलब एक स्मॉल ब्लड वेसल के अंदर एंजियोपैथी है, पैथोलॉजी है। इससे क्या हो रही है, हीमोलाइसिस हो रही है और अनीमिया हो रहा है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जो है ये कम हो रहे हैं ना, टूट रहे हैं तो कम हो रहे हैं। तो ये हो गया। अब ये हो क्यों रहा है, पैथोलॉजिक फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बाई, ये प्लेटलेट्स की माइक्रोथ्रोम्बाई बन रही है, ठीक है, इन स्मॉल वेसल्स। प्लेटलेट्स आर कंज्यूम्ड इन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई। अच्छा, अब हमारे पास इससे हमारे पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यों हो रहा है। अब हो क्या रहा है जी, ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास ये जब बन रहा है तो ये प्लेटलेट से बन रहा है ना, तो प्लेटलेट्स तो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, प्लेटलेट्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, यूज़ हो रहे हैं, तो उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। प्लेटलेट्स जो चीज़ यूज़ हुई जा रही है तो उसकी अमाउंट कम नहीं हो जाएगी, तो बस वो हमारे पास तादाद कम हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो और ये दूसरी क्या चीज़ हो रही है, आर बी सीज आर शेयर्ड एज दे क्रॉस माइक्रोथर्म रिजल्टिंग इन हेमोलिटिक एनीमिया विद शिस्टियोसाइट्स। ये जो टूट के ये बन रहे हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं शिस्टियोसाइट्स। हमारे पास आर ब्लड सेल्स जो है वो टूट रहे हैं, ठीक है। अब ये दो डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास देखा जाता है, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा टीटीपी और हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अब ये दो डिसऑर्डर्स के अंदर है। पहला डिसऑर्डर थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा टीटीपी, इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास। अच्छा, हमारे पास ना जो वॉन विलेब्रेंट फैक्टर है ना, वॉन विलेब्रेंट फैक्टर, ये ना मल्टीमर्स में मौजूद होता है, ठीक है। वॉन विलेब्रेंट फैक्टर ऐसे करके ना पॉलीमर्स एक किस्म का ना बना होता है इसका, हमने इसको तोड़ना होता है और ना इसको ना मोनोमर्स में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। पॉलीमर्स को हमने मोनोमर्स में कन्वर्ट करना होता है, ताकि जो है ना ये कंज्यूम ना हो। ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जब ये इस तरह से मौजूद होता है ना, तो ये एक्टिव फॉर्म हो जाती है। ये क्या हो जाती है, एक्टिव फॉर्म। और ये क्या करवा देती है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन। ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर अगर एक्टिव होगा तो क्या होगा, इसके साथ आके कौन बाइंड करेगा, जीपी जीपी वन भी, और क्या उसके साथ प्लेटलेट्स, और वो क्या करेंगे हमारे पास मज़ीद प्लेटलेट्स को, और करते करते एक किस्म का यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बाई। तो वो कौन किस तरह बन रहा है, प्लेटलेट्स जो हैं वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के मल्टीमर्स से, ठीक है। अब हमारे पास ना, हमने ये मल्टीमर्स नहीं चाहिए हम लोगों को ये मल्टीमर्स नहीं चाहिए, मोनोमर्स चाहिए। और हमारे पास ना एक एंजाइम है एडम टी एस, ये ना इसको इसमें कन्वर्ट करता है, इसको इसमें एडम टी एस, ठीक है। एडम टी एस 13, एडम टी एस 13 ये इन मल्टीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट करता है। तो अगर ये कम हो जाएगा तो क्या ये इसमें कन्वर्ट होंगे, नहीं, ये इसमें कन्वर्ट नहीं होंगे, तो ये फॉर्म रहेगी। ये फॉर्म क्या, एक्टिव, ये क्या करती है, प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करती है और प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बाई बनाती है। तो यही हो रहा है, एडम टी एस कम हो रहा है। अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे, TTP is due to decreased ADAMTS13, an enzyme that normally cleaves, मतलब तोड़ना, वॉन विलिब्रेंट यहाँ पे, ठीक है। Pathologic formation of platelet microthrombi in small vessels. Platelets are consumed in formation of microthrombi. RBCs are shared as they cross microthrombi, resulting in hemolytic anemia with schistiocytes seen in thrombocytopenic purpura and hemolytic uremic syndrome. ये TTP पढ़ रहे हैं। TTP is due to decrease ADAMTS13, an enzyme that cleaves von Willebrand multimers into small monomers for eventual degradation, ठीक है। ADAMTS13 तो वॉन विलिब्रेंट मल्टीमर ज़्यादा तो एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट ज़्यादा। अच्छा, लार्ज अनक्लीव मल्टीमर्स लीड्स टू एबनॉर्मल प्लेटलेट एडहीजन रिजल्टिंग इन माइक्रोथ्रोम्बाई, ठीक है। अब डिक्रीज एडम TS13 हो क्यों रहा है, हमारे पास एक एक्वायर्ड एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी बन जाती है हमारे पास एडम TS13 के अगेंस्ट एंटीबॉडी, ठीक है, इसलिए ये हो रहा है। तो ये कॉमनली एडल्ट फीमेल्स के अंदर देखा जाता है, ठीक है, हमारे पास फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। अब हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है कि ना,
ये लेट्स सपोज मेरे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। अब ना हमारे पास मेरे पास पता क्या हो रहा है, किसी ना इन्फेक्शन के ज़रिए यहाँ पे ना ये डैमेज हो रहा है। इस यहाँ पे जो ये है ना एंडोथीलियल लेयरिंग है, ठीक है। तो ये जो एंडोथीलियल लेयरिंग है ना, ये डैमेज हो रही है किसी इन्फेक्शन के ज़रिए, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये डैमेज हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएंगी, प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स में ये क्या होंगे, आके माइक्रोथ्रोम्बाई बनाएंगे और यूज़ हो जाएंगे, और इसलिए क्या होगी, प्लेटलेट्स की तादाद ब्लड में कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ड्यू टू एंडोथेलियल डैमेज बाय ड्रग और इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन या ड्रग के ज़रिए। अब ये किस इन्फेक्शन में ज़्यादा देखी जाती है, ई कोलाई O157H7, ठीक है। मतलब ई कोलाई के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। एक्सपोजर टू अनकुक बीफ अगर अनकुक खा लिया तो ये हो सकता है। अच्छा, ये एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करती है, रिजल्ट्स इन प्लेटलेट माइक्रोथ्रोम्बाई। यहाँ पे एंडोथेलियल लेयर डैमेज हुई और क्या बन गया, माइक्रोथ्रोम्बाई, और प्लेटलेट्स कंज्यूम हो गए हैं, इसलिए हमारे पास क्या हो गया है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। उसके बाद क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, स्किन और म्यूकोसल ब्लीडिंग, मैक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया। वही मैंने जो बात की कि अनीमिया हो रहा है क्योंकि वहाँ से ब्लड वेसल, अब यहाँ से जो आरबीसीज गुजरेंगे वो तो टूट जाएंगे, शिस्टियोसाइट्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, शिस्टियोसाइट्स। उसके बाद फीवर हो सकता है, रीनल इनसफिशेंसी हो सकती है। अगर हमारे पास क्या हो गया कि जो थ्रोम्बाई है वो किस में है, किडनी के ब्लड वेसल में है। किडनी के ब्लड वेसल में भी तो ये थ्रोम्बाई बन सकता है ना। तो अगर ये तब किडनी में हो गया तो क्या हो सकती है हमारे पास, रीनल इनसफिशेंसी हो सकती है। उसके बाद सीएनएस एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं। अगर हमारे पास ब्लड वेसल्स कौन सी है, सीएनएस की, अगर ये मेरे दिमाग की कोई ब्लड वेसल के अंदर ये एंजियोपैथी हो गई है, हो सकता है, ठीक है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स वही हैं सेम। इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम है, पीटी और पीटीटी नॉर्मल है क्योंकि कोएगुलेशन कैस्केड इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अनीमिया विद शिस्टियोसाइट्स है, मैगोकैरियोसाइट्स इंक्रीज्ड हैं, क्यों, वही सेम रीज़न में, क्योंकि प्लेटलेट्स यूज़ हो रहे हैं, बन पूरे रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बॉडी को तो यही है कि कम है। तो वो क्या कहता है कि जी बोन मैरो कहते हैं ज़्यादा मैगोकैरियोसाइट्स ज़्यादा बनते हैं, उससे प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स फिर यूज़ हुई जा रहे हैं। ट्रीटमेंट जो है इसमें प्लाज्मा फ्रीसिस होती है और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वही आईजीजी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो सकता है, हमारे पास ये जो एडम TS13 है, इसमें तो हमारे पास ऑटो एंटीबॉडी बन रहे थे ना, तो हमने आईजीजी मतलब बन रहे थे हमारे पास इसके खिलाफ, तो हम लोगों ने उनको कम कर दिया कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देके। और प्लाज्मा फ्रीसिस में हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा प्लाज्मा जो है ना वो चेंज कर देते हैं, ब्लड से प्लाज्मा निकाल के नया प्लाज्मा डालते हैं। क्यों नया प्लाज्मा डाल रहे हैं, नया प्लाज्मा डालेंगे तो उसके अंदर तो हमारे पास जो इम्यूनोग्लोबिन्स हैं वो नॉर्मल होंगे, ठीक है, नॉर्मल होंगे ना, क्योंकि नया प्लाज्मा डाल दिया। प्लाज्मा के अंदर होती हैं एंटीबॉडीज़, तो वो अच्छा वाला प्लाज्मा डाल दिया तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है।